हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 9 हम लोग करेंगे। मॉक टेस्ट नंबर 9वां का पहला सवाल हम आपके सामने है, इसको आप कीजिएगा। आज 9 मॉक टेस्ट, कल 10 मॉक टेस्ट, इसी तरह से हम लोग 15 मॉक टेस्ट तक करेंगे और अपने तैयारी को मजबूत करेंगे। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, बोला है कि यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए। एक संख्या है, उसके 5 गुने, माना कि वो संख्या x है, इस संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए। इस संख्या x के 5 गुने, x के 5 गुने में से 10 को घटाया जाए, है ना। 10 को घटाया जाए, 10 को घटाया जाए तो वह संख्या उस संख्या के, तो वह उस संख्या मतलब यही संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर, यही संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा। यही कंडीशन बोला है कि यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने में से 8 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के बराबर होगा। तो यहाँ से ये 4x जब इधर आएगा तो 5x माइनस 4x, और ये 10 उधर जाएगा तो 10 और 8 क्या हो जाएगा, 18। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 18। मतलब मेरा वह संख्या क्या है, 18 है। संख्या क्या है, वही क्वेश्चन पूछा, वह संख्या क्या है, तो संख्या क्या है, 18। 18 ही हमारा सही उत्तर है। तो आसान सा सवाल था। अब हम लोग आगे की सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इसमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। किसका वर्गमूल मतलब किसका अंडर रूट करने पर एक संख्या है जो कि क्या हो, एक परिमेय संख्या हो। परिमेय संख्या तो आप लोग जानते हैं, जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सके, और जहां q क्या हो, q 0 के बराबर नहीं हो, q इज नॉट इक्वल टू 0, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसका q हमारे सामने 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या रखें, जिसका अंडर रूट लेने पर हमको एक परिमेय संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ पर वही नंबर रखना होगा जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग होगा। क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही अंडर रूट लेने पर क्या आता है, इंटीजर आता है ना, इंटीजर आता है, परिमेय संख्या आता है। तो देखिए 336 लेंगे तो नहीं आएगा। इसमें से देखिए 324 को आपको देखते ही याद आ जाएगा कि 324 होता है 18 का स्क्वायर, है ना, 18 का स्क्वायर। तो 324 का अंडर रूट लेने पर क्या आ जाएगा, 18, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या। मतलब ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 324, कि इसी का वर्गमूल लेने पर हमको क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या मिलेगा। तो परिमेय संख्या कब मिलता है, अगर अंडर रूट लेना हो तो अंडर रूट के अंदर क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, तभी अंडर रूट का वैल्यू एक परिमेय संख्या अर्थात रैशनल नंबर आ पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, कपड़े के 3 टुकड़ों की लंबाई क्रमशः 101.26 मीटर, 1.98 मीटर और 1.62 मीटर है। कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा इन्हें पूरा मापा जा सकता है। देखिए, एक 3 कपड़ा है, कपड़े के 3 टुकड़े हैं जिनकी लंबाई कितना है, 1.26 मीटर। 1.26 मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 126 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, और 1.98 मीटर को 198 सेंटीमीटर, और 1.62 मीटर को 162 सेंटीमीटर, है ना। तो बोला है कि ये तीनों कपड़ों की लंबाई को कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा पूरा मापा जा सकता है। तो कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा मापा जाएगा, वो क्या होगा, HCF, ये तीनों का HCF। तो ये तीनों का HCF हम लोग निकाल लेंगे, जो HCF आएगा वही लंबाई के द्वारा इन्हें पूरा मापा जा सकता है ना। समझ में आ गया वो क्वेश्चन। अब देखिए इनका HCF निकालना है। तो देखिए HCF निकालने का डायरेक्ट शॉर्ट नहीं
कॉन्सेप्ट है कि ये दोनों का डिफरेंस सबसे पहले लीजिए। क्या आता है? 6 आता है और 9 में से 6 गया 3, 36। अब इस डिफरेंस को हम लोग चेक करेंगे कि इस डिफरेंस जो आया है, ये डिफरेंस कोई भी दो टर्म का आपको डिफरेंस लेना है ना। HCF निकालने के लिए डिफरेंस लिए, है ना। 36 आया, 36 से इसको भाग देंगे। 36 से क्या ये पूरा पूरी कट रहा है? नहीं। 36 दिया 108 और 36 चके 136 चौके 144 हो जाता है, ये नहीं कटा तो 36 नहीं हो सकता। 36 का आधा करेंगे बटे 1/2 करेंगे, है ना। 36 नहीं होगा तो 1/2 क्या आ जाएगा? 18। 1/2 करने पर क्या आ गया? 18। 18 से देखेंगे, 18 से इसको भाग देंगे। 18 सते 126, 18 छके 108, 18 सते 126, ठीक है। यहाँ देखेंगे 18 गुने 11 198, 18 9 162। तो 18 से सभी कोई डिवाइड हो गए। तीनों संख्या किससे डिवाइड हो रहा है? 18 से। तो HCF क्या आ गया? 18। अगर 18 नहीं होता तो यहाँ अबर क्या करते हैं? बटे 1 गुने 1/3, मतलब 1/3 से 3 से डिवाइड देते। यहाँ 2 से डिवाइड दिए हैं, यहाँ 3 से डिवाइड देते। तो 3 से डिवाइड देते तो 12 आ जाता। 12 से फिर चेक करते, अगर 12 से भी नहीं आता तो बटे 1/4 से गुना करते, है ना। 1/4 से डिवाइड देते तो क्या आता? 9 से। लेकिन 18 से ही डिवाइड हो गया है तो हमारा HCF क्या आ गया? 18। ये तीनों संख्या का HCF क्या आ गया? 18। हमको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है ना। जब 18 तीनों संख्या को नहीं डिवाइड करता तब फिर बटे 1/2 किए थे, 1/3 करते, फिर 1/4, इसी तरह आपको बढ़ते जाना। ऐसे 1/2 या फिर 1/3 करने पर आपको तुरंत ही मिल जाएगा, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट सवाल 4 नंबर है और ये बहुत ही आसान सा सवाल है। बोलता है कि एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई है, तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए तो कितना बढ़ी है? 4,500। कितना बढ़ी है? 4,500। किस पर? 18,000 से। 18,000 से बढ़ी है, बेस में क्या आ जाएगा? 18,000, है ना। और 100%, यही आ जाएगा परसेंटेज इंक्रीज कितना है? इतना ही है। तो क्या आ जाएगा? 2 0 से 2 0 कट गया। 45 चौके 180 और 4 से 25 बार, तो कितना बढ़ा है? 25%। कितना बढ़ा है? 25%, है ना। गांव की जनसंख्या कितना बढ़ गया है? 25%। और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25%। अब नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक मॉल में किसी वस्तु में 10% की वृद्धि की गई। सबसे पहले उस वस्तु के दाम में कितना % वृद्धि की गई है? 10% की वृद्धि की गई है और फिर इसे 10% कम कर दिया गया। सबसे पहले 10% से बढ़ाया गया, फिर उस दाम को फिर से 10% कम कर दिया गया, तो कुल वृद्धि या कमी कितने प्रतिशत होगी? तो ये तो सक्सेसिव है। पहले 10% बढ़ाया गया है, यहाँ 10% बढ़ाया गया और फिर 10% कम कर दिया गया। तो आपको याद रखना है कि अगर पहले कभी भी x% से बढ़ाएं और फिर x% से घटा दें, x% से बढ़ाएं और x% से घटाएं, तो इनका सक्सेसिव निकालने पर क्या आएगा? सक्सेसिव निकालने पर क्या आएगा? x² बटे 100% का लॉस। हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई चीज़ को सेम परसेंटेज से बढ़ाएं और घटाएं तो उन दोनों का सक्सेसिव निकालने पर क्या आएगा? x² बटे 100% का लॉस होगा। तो देखिए यहाँ x कितना परसेंटेज से बढ़ा रहे हैं? 10% से, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 10%, है ना। 10 आ गया तो कितने का लॉस होगा? x² मतलब 10 का स्क्वायर बटे 100% लॉस। तो कितना? 1%। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 1% का क्या होगा? लॉस होगा।
हमेशा इस कंडीशन में क्या होता है, लॉस होता है। तो क्या आ जाएगा, 1% की कमी। अगर यहाँ 20% से बढ़ाता और 20%, सबसे पहले 20% बढ़ाता और फिर 20% कम कर देता तो क्या हो जाता, 20 स्क्वायर बटे 100% का लॉस। तो 20 स्क्वायर हो जाता 400, 400 बटे 100 मतलब 4% का लॉस। तो आपको डायरेक्ट ये सवाल के लिए ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है और इससे आपके सवाल तुरंत देखते के साथ स्क्वायर निकालना है और बटे 100% का लॉस। अब नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। आपको खुद से भी करने का प्रयास करना है, तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे। आपको खुद से भी पहले वीडियो को पॉज करके रोक के आपको खुद से बना के देखना है और ऑप्शंस को जब मैं बनाऊंगा तब मैच कर लेना है ना। इस तरह से आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा और जिस सवाल में आप नहीं फंस रहे हैं उस सवाल में तो मैं करवा ही रहा हूं, है ना। तो दोनों तरफ से आपको फायदा हो जाएगा। तो देखिए पहला सवाल, पहला नहीं छठा सवाल है, 5 सवाल हम लोग कर चुके हैं। क्या कहता है, एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। मतलब क्या है, क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि, मतलब 7 रुपये में खरीदा है तो 1 रुपये की हानि, 1 रुपये की हानि होगा। तो एसपी कितना आ जाएगा, एसपी 6 यूनिट आ जाएगा, है ना। 1/7 क्रय मूल्य अगर 7 है तो उसमें 1 रुपये की हानि होने पर सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 6 रुपये, है ना। जबकि एक पेन को कितना में बेचा गया, 144 रुपये, मतलब इस 6 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, 144 रुपये। कितना गुना है, 24 गुना है, 24 छके 144। तो इस पेन का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 24 गुना कितना, 168 रुपये। कितना, 168 रुपये। तो बोला है कि यदि इस पेन को कितना में बेचा जाता है, 189 रुपीज़ में। कितना, 189 रुपीज़ में। तो लाभ प्रतिशत क्या है, तो खरीदे हैं 168 रुपये में और अब कितने में बेच रहे हैं, 189 रुपीज़ में। तो कितने का फायदा हो गया, कितने का फायदा होगा, देखिए किससे कट रहा है, छोड़िए, कितना बढ़ा है, 21%। कितना बढ़ा है, 21 रुपये बढ़ा है ना। कितने का प्रॉफिट होगा, 21 रुपये, किस पर, 168 रुपये पर, है ना। तो 21 बटे 168 क्या आ जाएगा, 1/8, और 1/8 क्या होता है, 12.5% का प्रॉफिट। कितना, 12.5% का प्रॉफिट। तो देखिए पेन को हम कितना बेचे थे, 189 में। पेन का कॉस्ट प्राइस क्या है, 168 रुपये। प्रॉफिट कितने का रुपए का हुआ, 21 रुपये पर। किस पर, 168 रुपये पर। तो 21 बटे 168, क्योंकि प्रॉफिट जब भी हम निकालते हैं बेस किसको मानते हैं, कॉस्ट प्राइस को। बेस किसको मानते हैं, कॉस्ट प्राइस को। तो 21 बटे 68 मतलब 1/8 का प्रॉफिट हुआ, और 1/8 कितना होता है, 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 रुपये का अंतर आता है। मतलब कुर्सी का मूल्य अगर सेलिंग प्राइस कितना है, 100% है, तो 10% छूट देंगे, 100 यूनिट है तो 10% छूट देंगे तो कितना, 90 यूनिट, है ना। और 14% देंगे तो 14%, 100 का 14%, 86 यूनिट। इन दोनों के छूट देने पर 27 रुपये का अंतर आता है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 4 यूनिट का। और इसी 4 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 27 रुपये, 27 रुपये। तो पूछा है कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य तो 100 यूनिट है, तो यहाँ से 100 यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से। तो 25 चौका 100 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 27 गुने 25, 27 गुने 25 क्या आ जाएगा, 27 गुने 25 होता है 675 रुपये। मतलब कि 675 रुपये क्या आ गया, 100 यूनिट का वैल्यू, और 100 यूनिट ही कुर्सी का सेलिंग प्राइस है। तो 675 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग
अपने पढ़ाई को जारी रखिए क्योंकि एग्ज़ाम का डेट निरंतर जो है वो बढ़ ही रहा है। तो आपको टाइम मिल रहा है, इसको पॉजिटिव में लीजिए और अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम देने जाना है। अब नेक्स्ट सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ए बी को 25% लाभ पर 300 रुपये में एक माल को बेचता है। एक वस्तु को कितने में बेचता है? ए बेचता है बी को, ए बेचता है बी को कितना में? 300 रुपये में, जिस पर ए को कितना प्रॉफिट हुआ है? 25%, है ना, 25% ए को प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए बी इसे 10% की हानि पर सी को बेचता है। अब बी किसको बेच रहा है? सी को। कितना परसेंट हानि पर? 10% की हानि पर। तो 300 रुपये में बी खरीदा है, बी को 10% हानि होगा, 300 का 10% 30 रुपये, तो सी को कितना में बेचा है? 270 रुपये। कितना में? 270 रुपये में सी को बेचा है। अब बोला है कि सौदे में सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो सी का क्रय मूल्य तो हमको पता चल गया, ए का निकालना पड़ेगा। तो देखिए ए बी को 25% की प्रॉफिट पर बेचता है, मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/4। ए का कॉस्ट प्राइस अगर 4 है तो बी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 5, है ना। बी को कितना बेचेगा? एक प्रॉफिट लेके 25% का, 4 का 25% 1 होता है, तो एक प्रॉफिट लेके 5 में बेचेगा। 5 का वैल्यू कितना दे रखा है? 60 गुना, तो 4 का भी वैल्यू कितना आ जाएगा? 60 गुना, मतलब 240 रुपये। यहाँ से ए का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब बोला है सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो सी का क्रय मूल्य 270 है और ए का क्रय मूल्य से तुलना करना है, ए के क्रय मूल्य को बेस मानना है, क्योंकि ए के क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? बेस क्या आ जाएगा? ए का क्रय मूल्य इंटू 100%। तो आपको सिर्फ अब कैलकुलेशन करना है। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 8 24 और 3 9 27, 4 दूनी 8 और 4 से 25, तो 25 9 225/2 112.5% है। सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य का कितना परसेंट है? 112.5%। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, बोलता है अमन अशोक और आलोक के बीच 315 कंचे 7:3:5 के अनुपात में बांटे गए। अमन है, ये अमन का है, अमन, ये है अशोक और ये है आलोक। 3 लड़के हैं, ये तीनों के बीच कंचे बांटे जाते हैं। कितने कंचे हैं? 315 कंचे। अमन को 7 यूनिट मिलता है, तो अशोक को 3 यूनिट कंचे और आलोक को 5 यूनिट कंचे, है ना। तो बोला है कि अशोक की तुलना में अमन को कितने कंचे अधिक मिले हैं। अशोक की तुलना में अमन को 4 यूनिट कंचे अधिक मिले हैं, है ना। 4 यूनिट कंचे अधिक मिले और इसी 4 यूनिट का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए टोटल कंचे कितने हैं? 7 3 10 और 5 15 यूनिट कंचे हैं। और 15 यूनिट का वैल्यू कितना कंचे है टोटल? 315 कितने गुने हैं? 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 21 गुना है। तो कितना अधिक कंचा है अमन के पास अशोक से? वही बोला ना, अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कंचे मिले? तो 4 यूनिट अधिक कंचे मिले हैं। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 का 21 गुना 84 कंचे, 84 कंचे, है ना। तो कितने कंचे अधिक हैं? 84 कंचे। ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। अभी देखिए त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। दुर्गा पूजा आएगा, दिवाली आएगा, छठ पूजा आएगा, इसी तरह अन्य सारी त्योहारें आएंगी। तो आपको त्योहारों में भी थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि पूरा समय मस्ती में ही निकाल देना है, धीरे धीरे अपने पढ़ाई को जारी रखना है। समय से मस्ती करना है, समय से त्यौहार भी मनाना है और समय से पढ़ना भी है, ताकि आपका पढ़ाई जारी रहे। नहीं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि ये बहुत समय अपना ऐसे ही फालतू गवा देते हैं। आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एंजॉय नहीं करना है, एंजॉय भी करना है और साथ से साथ पढ़ते भी रहना है। अपना टाइम टेबल खुद से फिक्स करना है। अब आप
बड़े हो चुके हैं ना, क्योंकि एक बार नौकरी लग जाने के बाद आप कितना भी मस्ती कीजिए उससे आपका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कम से कम एक बार आप अपने आप को थोड़ा संयम रख के पढ़ाई कर लीजिए और नौकरी पा लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। क्वेश्चन नंबर 10 हम बोर्ड पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्लो में एक्स क्या लिखा गया 61 लिखा गया है ना। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को 4 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए कितने घंटे में, 4 घंटे में, और पाइप बी कितने घंटे में, 16 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, यही लिखा है। वे दोनों मिलकर एक टैंक को कितने घंटे में भरेंगे। तो देखिए ये फिर से पुराना वाला सवाल आ गया। देखिए कितना रिपीट हो रहा है ये सवाल, तो आपको भी इस सवाल को अच्छे से करके जाना है। आपको मुफ्त में 2, 4, 6 नंबर तो ऐसे ही पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क से आने वाले हैं, है ना, जो कि इजी सवाल है। तो देखिए ये 4 घंटे में, बी 16 घंटे में, तो टोटल कैपेसिटी टैंक का कितना आ जाएगा, 4 और 16 का एलसीएम कितना होता है 16, मतलब टोटल टैंक का टोटल कैपेसिटी कितना है 16 यूनिट, कितना है 16 यूनिट। ये 4 घंटे में भरता है तो पर घंटे कितना भरता है 4 यूनिट। इसका एफिशिएंसी क्या आ गया 4 यूनिट, 1 घंटे में 4 यूनिट भरेगा। और इसका एफिशिएंसी 16 है, 16 से डिवाइड दे देंगे तो 1 यूनिट, है ना। तो मतलब ए 1 घंटे में 4 यूनिट भरता है, बी 1 घंटे में 1 यूनिट, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 यूनिट भरते हैं। तो 16 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा दोनों को 16 यूनिट भरने में, 16/5 आवर, 16/5 आवर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 घंटे में 5 यूनिट, तो 16 यूनिट को भरने में 16/5 आवर, है ना। 5 से डिवाइड दे देंगे, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। जिनको नहीं समझ में आया, जैसे 1 आवर में कितना यूनिट भरते हैं, 5 यूनिट को भरने में कितना, 5 यूनिट भरते हैं 1 आवर में, उनको कितना भरना है 16 यूनिट, 16 यूनिट। तो देखिए 1 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा 1/5 आवर, और 16 यूनिट को 16/5 आवर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 16 यूनिट को कितना घंटे में भर सकते हैं 16/5 आवर। तो दोनों तरीका अपने आप में यूनिक है। अब नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 है कि 11 परिणामों का औसत 50 है ना। पहले 6 परिणामों का औसत कितना है 49 है, और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है। तो छठे परिणाम का मान कितना है। देखिए 11 संख्याएं हैं, 11 परिणाम हैं, उसमें से पहले 6 को लेंगे तो छठा नंबर मान लीजिए ये है 6th नंबर, है ना। 6th नंबर पहले 6 में भी आ गया, और जब अंतिम 6 लेंगे तो वहाँ से भी 6th नंबर आ गया। मतलब 6th नंबर जो है 6th नंबर वो डबल टाइम्स काउंट हो गया, डबल टाइम्स। तो यहाँ हम सम को इक्वल करेंगे, सम को इक्वल करेंगे, है ना। तो देखिए 11 परिणामों का औसत 50 है, तो सम कितना आ जाएगा 50 एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। 50 × 11 इसका सम आ गया। ये किसके बराबर होगा, पहले 6 परिणामों का औसत है 49, तो सम क्या आ जाएगा 6 × 49, और अंतिम 6 परिणामों का औसत क्या है 52 है, तो ये इसका सम आ गया। लेकिन क्या ये सही है, नहीं सही है, क्योंकि ये 6th जो नंबर है वो 2 बार, इसमें जो है वो 2 बार काउंट हो गई। एक शुरू से जब सम निकाले उसमें भी, और लास्ट से जब सम निकाले इसमें, तो इसमें भी 6th नंबर आ गया। तो मान लीजिए 6th नंबर क्या है x है, तो इस x को एक बार घटा देना पड़ेगा, इसमें से x को एक बार घटा देना पड़ेगा। तो x जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 6 तो कॉमन आ गया, 6 × 49 और 52 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 101, माइनस ये उठ के उधर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा 5500, 11×5 = 5500, है ना। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 606 माइनस 550 होगा, सॉरी 550, तो x का वैल्यू कितना आ गया 56, कितना आ गया 56, और यही 56 मेरा सही उत्तर है। तो एक तो ये तरीका हो गया है, और एक डेविएशन का होता है, वो अगर आप डेविएशन नहीं सीखे होंगे तो उससे आपको
थोड़ी तकलीफ होगी, इसलिए वो तरीका मैं नहीं बता रहा हूँ, इसी को आपको ध्यान में रखना है। ये भी शॉर्ट में आपको बन जाएगा। डेविएशन वाला में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, वो जो डेविएशन जिनको अच्छे तरीके से पता होगा वही कर पाएंगे, तो यही तरीका आपके लिए बेस्ट है। अब नेक्स्ट सवाल को हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 132 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगता है। तो रेलगाड़ी जो ट्रेन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम पर बनते हैं, है ना। इसी कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ जो ट्रेन है वो एक पुल को पार कर रही है, तो आपको ध्यान रखना है, चाहे तो ट्रेन पुल को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी दूसरे ट्रेन को पार करे, कितना डिस्टेंस चलेगी, अपनी लंबाई तो चलेगी ही चलेगी, साथ में उस पुल की लंबाई के बराबर भी डिस्टेंस चलेगी, है ना। जब भी ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो वो खुद की डिस्टेंस और उस पुल की डिस्टेंस के बराबर दूरी को तय करेगी। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 132 और 110 कितना आ गया 242 मीटर, 242 मीटर। स्पीड कितना है, यहाँ ट्रेन खुद अकेले चल रही है तो रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 इंटू टाइम टी, तो टाइम जो भी आएगा वो सेकेंड में आएगा। तो 18 चौके 72, 18 चौके 72, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो टाइम बराबर कितना आ गया 121/10 सेकेंड, जो कि क्या होता है 12.1 सेकेंड, 12.1 सेकेंड लगेगा उस ट्रेन को उस पुल को पार करने में। ट्रेन कितना सेकेंड में पार करेगा 12.1 सेकेंड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। 14 नंबर क्या कहता है सवाल कि 2 घोड़े क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति आवर और 15 किलोमीटर प्रति आवर की गति से एक ही दूरी को तय करते हैं। डिस्टेंस क्या है सेम दूरी, है ना। पहला घोड़ा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, स्पीड क्या है पहला घोड़ा का 10 और दूसरे घोड़ा का 15, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3, है ना। स्पीड का रेशियो क्या हो गया 2:3। अब देखिए सेम दूरी को तय करते हैं, है ना। तो डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम होता है, स्पीड गुने टाइम होता है ना, स्पीड गुने टाइम। तो डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, तो स्पीड जो होगा वो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, या फिर टाइम जो होगा वो स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब टाइम जिस रेशियो में होगा उसके उल्टे रेशियो में स्पीड होगा, या तो फिर हम इसको इस तरह कह सकते हैं जिस रेशियो में स्पीड होगा उसके जस्ट उल्टा रेशियो में टाइम होगा। मतलब स्पीड का रेशियो 2:3 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 3:2, है ना। मतलब इसको 3 यूनिट समय लगा है तो इसको 2 यूनिट। सेम डिस्टेंस को कवर करने में फर्स्ट घोड़ा 3 यूनिट समय लेता है तो सेकेंड घोड़ा 2 यूनिट। तो बोलता है यदि पहला घोड़ा दूसरे की तुलना में 12 मिनट का अधिक समय लेता है, पहला घोड़ा जो है वो कितना यूनिट अधिक समय ले रहा है 1 यूनिट, और इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है 12 मिनट, कितना दे रखा है 12 मिनट। तो पहला घोड़ा टोटल समय कितना लिया है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट समय कितना गुना हो जाएगा 12 गुना है, तो 3 यूनिट समय बराबर कितना आ गया 36 मिनट। मतलब पहला घोड़ा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल के उस डिस्टेंस को तय करता है 36 मिनट में। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम। स्पीड क्या है फर्स्ट घोड़े का 10 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना ले रहा है 36 मिनट। 36 मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 36/60, है ना। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 6 6 का 36, कितना आ गया 6 किलोमीटर। मतलब कितना दूरी तय किया है 6 किलोमीटर, है ना। आप दूसरे कंडीशन से भी निकालते हैं तब पर भी 6 किलोमीटर ही आता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि दूसरा घोड़ा कितना मिनट में ये दूरी तय करेगा 12 दूनी 24 मिनट में, है ना।
और कितना स्पीड के साथ, 15 स्पीड के साथ। तो आप स्पीड भी पता है और टाइम भी पता है, आप निकाल लीजिए डिस्टेंस, सेम ही आएगा 6 किलोमीटर। नहीं विश्वास लगता तो आप खुद से निकाल के ट्राई कीजिएगा, अगर दूसरा आता है तो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नहीं 15 कि एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि कितनी है। मतलब एक अर्धवृत्त है, उसका व्यास क्या है 28 है, तो रेडियस क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और अर्धवृत्त की जो परिधि होती है क्या होती है, पाई आर प्लस 2r प्लस 2r। तो कितना आ जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 14 प्लस 2 इंटू 14 क्या आ गया, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 प्लस 28 कितना आ जाएगा, 8 4 12 के 2 और 7 4 2 6 और 1 7, 72 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, परिधि। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। तो ये सवाल परिधि निकालने वाला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक लकड़ी के बॉक्स का माप 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। इस बॉक्स का आयतन क्या है। तो माप क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, L इंटू बी इंटू एच। क्या आ जाएगा, गुना कर देंगे, 12 दूनी 2400, 12 दूनी 24 और 00, 12 दूनी 2400 मीटर क्यूब है ना। L गुने बी गुने एच करेंगे तो 12 दूनी 2400 मीटर सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो हमारा वॉल्यूम आ गया इजी से। अब नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये है मेंसुरेशन का 3D का सवाल, जिसमें पिघलाने वाले सवाल है। इस पिघलाने और दूसरा एक फिगर को पिघलाकर दूसरा फिगर बनाया जाता है। जैसे इसमें क्या बोला है, 42 सेंटीमीटर व्यास के ठोस धातु के गोले को, है ना, इस गोले का व्यास क्या है 42 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या आ जाएगा, रेडियस 21 सेंटीमीटर है ना। 21 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक गोले को पिघलाकर एक तार बनाया जाता है जिसका व्यास कितना 7 mm। एक तार बनाया जाता है, तार जैसे। तार तो बेलन के आकार का होता है, आप गौर से देखिएगा तो तार किस आकार का होता है, बेलन के आकार पर, पतला सा बेलन होता है ना। इसी प्रकार तार होता है ना, जिसका व्यास 7 मिलीमीटर है। 7 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। कितना, 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना आ जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। तो 7 मिलीमीटर है, 7 mm है, तो 7/10 सेंटीमीटर क्या आ गया, इसका रेडियस व्यास आ गया। तो रेडियस क्या आ जाएगा, रेडियस इसका रेडियस कितना आ जाएगा, 7/20 सेंटीमीटर है ना, बटे 2 कर देंगे तो रेडियस क्या आ गया, रेडियस इसका 7/20 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर। और इसका लंबाई पूछा है, लंबाई को मान लेते हैं h मान लेते हैं, हाइट है ना, लंबाई को क्या मान लेते हैं h। तो देखिए इसको पिघला के बेलन बनाया जाता है, इस गोले को पिघला के बेलन बनाया जाता है। तो वॉल्यूम जो है वो सेम ही रहेगा, इस गोले का वॉल्यूम और इस बेलन का आयतन दोनों क्या रहेगा, समान बराबर रहेगा। तो देखिए गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और इस बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच है ना। सब चीज़ हमको पता है, लंबाई पूछा है। देखिए ये इसका रेडियस है, ऐसा नहीं कि आप आर से ये आर को काट देंगे, ये गोले वाला आर है और ये बेलन वाला आर है ना। अच्छा आपको कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए इसको कैपिटल आर कर देंगे, तो इसको क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर। तो ठीक है, पाई से पाई कैंसल आउट हो गया है ना, क्या आ जाएगा 4/3, रेडियस कितना है 21, 21 इंटू 21 इंटू 21 3 बार है, और आर स्क्वायर मतलब कि 7/20 इंटू एच, एच यहाँ से निकल जाएगा। देखिए 3 × 7 = 21,
एक सात से एक सात गया, 7 21, कितना आ जाएगा एच आ जाएगा 21 इंटू 4 इंटू 20 चौके 400 बराबर एच। तो 4 चौके 16, एच बराबर क्या आ जाएगा 63 इंटू 1600 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा सेंटीमीटर, सब चीज में सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलने के लिए बटे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, बटे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये किस में बदल जाएगा मीटर में, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या आ जाएगा 16 या 48 के 8 हाथ में 4, 16 छक 96 और 4 100, मतलब कि 108 मीटर क्या आ गया इसका लंबाई। तार का लंबाई कितना होगा 108 मीटर। तो ये पिघलाने वाला आपको सवाल समझ में आ गया होगा। सिर्फ वॉल्यूम को, ये गोला का वॉल्यूम है और ये बेलन का वॉल्यूम है, दोनों को बराबर रखना है। देखिए सवाल क्या है 18 नंबर, यदि x-1 और x+3 x² प्लस ax प्लस b के गुणनखंड है। किसके गुणनखंड है x-1 और x+3 x² प्लस ax प्लस b के गुणनखंड है। तो a और b का मान ज्ञात करना है, a और b का मान। तो देखिए गुणनखंड है किसका, इस इक्वेशन का x-1 और x+3। तो ये इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही इक्वेशन आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई कीजिए x² माइनस x और प्लस 3x, क्या आ जाएगा +2x माइनस 3। तो कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू आ गया 2 और b का वैल्यू आ गया -3। तो a और b का वैल्यू पूछा है, तो a का वैल्यू आ जाएगा -2, अच्छा 2 आया है, और b का वैल्यू -3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर बन जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, लास्ट सेकेंड प्रश्न, मतलब इसके बाद सिर्फ एक और सवाल करेंगे और हमारा आज पूरा हो जाएगा। कितना नंबर मॉक टेस्ट, 9 या 8 जो होगा, हम भूल गए। देखिए बोला है tan 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan 60 डिग्री प्लस 30 tan 90 डिग्री, और यहाँ क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री माइनस 30 tan 30 डिग्री, है ना। तो tan क्या 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, बताइए। अनंत होता है, इन्फिनाइट, है ना, इन्फिनाइट होता है। माइनस tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, 1/√3, ये ना होता है, हाँ यही होता है 1/√3। तो देखिए ये अनंत है, कहाँ तक गया है इसको पता नहीं, अनंत मतलब कहाँ इसका अंत हुआ है वो पता नहीं। ये बहुत बड़ा नंबर है ना, अनंत तक गया है। इसमें से अगर हम 1/√3 घटा दे तो इसको कोई फर्क पड़ने वाला है। अगर समुद्र से हम 1 लोटा पानी निकाल लेंगे तो समुद्र को कुछ भी फर्क पड़ेगा, जितना पानी है उतना ही रहेगा। हम ये नहीं 1 लोटा पानी निकाल कर ये नहीं बता सकते कि समुद्र में कितना पानी है ना कम हो गया है ना, कितना पानी बचा है ना। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इन्फिनाइट में से क्या है 1/√3 लगभग किसके बराबर है 0 पॉइंट समथिंग के बराबर। तो अनंत बहुत सारे, एक बहुत बड़ा चीज़ है, उसमें से थोड़ा सा चीज़ हम निकाल लेंगे तो अभी भी उतना ही बचेगा, अनंत ही, है ना। तो क्या आ जाएगा अनंत, है ना। इससे बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है इन्फिनाइट, तो उसमें अगर हम छोटा नंबर घटाते तो उस नंबर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, वो इन्फिनाइट का इन्फिनाइट ही रहेगा, है ना। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, है ना, लगभग कितने हैं वो खुद आपको पता नहीं है ना। उसमें से आप 1 रुपया निकाल लीजिएगा तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। तो उसी प्रकार है, उतना का उतना ही रुपया रहेगा। अब नेक्स्ट सवाल 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी सवाल बोलता है एक वृत्त में जीवा AB को D तक बढ़ाया जाता है। एक वृत्त है जिसमें क्या है जीवा AB है, जीवा मतलब कोण, कोण मतलब जीवा और जीवा मतलब कोण। जीवा AB है, उसको कहाँ तक बढ़ाया जाता है D तक बढ़ाया जाता है, D तक, ठीक है।
अब बोलता है जिससे कि स्पर्श रेखा DE वृत्त को बिंदु E पर स्पर्श करता है। अब यहाँ D तक बढ़ाया जाता है और D से एक स्पर्श रेखा खींची गई है DE, जो वृत्त के बिंदु E पर स्पर्श करती है, वृत्त को बिंदु E पर स्पर्श करती है। यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BD बराबर 8 सेंटीमीटर, तो DE बराबर आपको बताना है। तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जब भी एक जीवा और स्पर्श रेखा मिले, ऐसा फिगर जहाँ भी बने, तो क्या होता है, DE का स्क्वायर जो होता है वो BD, यहाँ से DB इंटू DA, यानी कि एक यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आना है, फिर यहाँ से पूरा छलांग मार देना है ना। तो DE का स्क्वायर क्या आ जाएगा, DB कितना है 8 इंटू 24 अट्ठे क्या आ जाएगा 8 और DA कितना है, DA क्या है 32 है, DA क्या है 24 और 8 32, तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 और 8 त्रिका 24 और 1 25, तो DE का स्क्वायर कितना आ गया 256। तो अंडर रूट लेंगे तो DE का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो इस फिगर को आपको याद रखना है। चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं। हमारा 20 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ये रात का समय था, आज मैं रात को वीडियो शूट कर रहा था, क्लास ले रहा था, तो अब चला मैं सोने। आप भी जिस समय भी देख रहे होंगे इसको कंप्लीट करके ही छोड़िएगा। धन्यवाद।